क्या पेसा कानून आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव लड़ने के लिए नैतिक समर्थन देगा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में अपमान झेलने के बाद बंगाल विधानसभा चुनाव में पेसा कानून के भरोसे झामुमो की चुनावी वैतरणी पार लगेगी? क्या पेसा कानून बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुद्दों की संजीवनी प्रदान करेगा? क्या पेसा कानून के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शख्सियत को असम और बंगाल के आदिवासी समाज के सामने चमत्कारिक नेतृत्व के रूप में पेश कर पाना आसान होगा? क्या पेसा कानून ने बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में झामुमो को उतारने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षा को वैधता प्रदान की? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा असम और बंगाल के आदिवासियों को पेसा कानून के जरिए यह समझाने में कामयाब रहेगा कि आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा के लिए संविधान प्रदत्त अधिकारों को कलमबद्ध करने का बड़ा काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व की वजह से संभव हो सका है? क्या झारखंड में लागू पेसा कानून मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देश भर में आदिवासियों के सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित कर पाएगा? क्या पेसा कानून झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बंगाल और विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? अप्रैल 2025 को रांची के खेलगांव में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन में यह साफ हो गया था कि पार्टी दूसरे राज्यों में विस्तार के साथ ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की आकांक्षा रखती है। झामुमो बिहार चुनाव के जरिए ही राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अपना अश्वमेध यज्ञ शुरू करना चाहता था, लेकिन सहयोगी आरजेडी से कथित तौर पर बड़ा धोखा मिला। राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह में आरजेडी ने रोड़ा अटकाने का काम किया और झामुमो का दावा है कि इसमें कांग्रेस पार्टनर इन क्राइम थी। खैर, अब उम्मीदें बंगाल और असम से हैं। भविष्य में उड़ीसा में भी दस्तक देने की तैयारी है, योजना है। अप्रैल में महाधिवेशन में ही पार्टी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम सहित अन्य राज्यों में अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कार्ययोजना तैयार की थी। अब साफ है कि इस साल कुछ महीनों के अंतराल पर होने जा रहे बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में झामुमो अपने उम्मीदवार उतारना चाहता है। बड़ा सवाल है कि यहां झामुमो टीएमसी समेत अन्य क्षेत्रीय दलों के सामने सीटों के लिए याचक की भूमिका में होगा या हेमंत सोरेन के प्रभाव और कद का तर्क देकर बराबरी की बातचीत करेगा। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड में पेसा नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिली और फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इसे राज्य भर में लागू करने की अधिसूचना भी जारी हो चुकी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका पूरा श्रेय यानी क्रेडिट लेने की कोशिश करते दिखते हैं। मसलन उनका साफ कहना है कि झारखंड में पहली बार आदिवासियों को उनका संविधान प्रदत्त स्वशासन का अधिकार हमने दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए साल पर 1 जनवरी को सोशल मीडिया पर लिखा कि पेसा कानून के जरिए हमने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के माध्यम से आदिवासी अधिकार को सुरक्षित किया, जल जंगल और जमीन पर आदिवासी मूलवासी का हक सुनिश्चित किया है। पेसा कानून के जरिए आदिवासियों में संसाधनों पर स्वामित्व और स्वशासन की भावना मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने पेसा कानून को पूर्वजों के संघर्ष और अधिकार भावना की उपज और प्रतीक करार दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य भर में पेसा कानून जागरूकता अभियान की शुरुआत होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि झारखंड गठन के 25 सालों में अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का ही शासन रहा। 2014 से 2019 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन पेसा नियमावली लागू नहीं की गई। हमने वक्त लिया, लेकिन पेसा कानून को मजबूती से लागू करने का काम किया। जाहिर है कि श्रेय वाले इस नैरेटिव में सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाताओं के बीच इसे भुनाने का भरसक प्रयास करेगा। इससे पहले पिछले साल उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने रांची आए थे। कांके स्थित उनके सरकारी आवास पर गहन विचार विमर्श हुआ। यहां उन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से देश भर के आदिवासियों का नेतृत्व करने की मांग की, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा कि झारखंड आंदोलन की धरती है और इसका यह नैतिक कर्तव्य है कि आदिवासी हक
और हुकूक के लिए उठने वाली आवाजों को मजबूत करें। इसी बीच मुख्यमंत्री 1 जनवरी 1948 को खरसावा गोलीकांड में शहीद हुए लोगों के परिवारों को तलाशने के लिए आयोग गठन का वादा करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी महत्वाकांक्षा रखते हैं कि वे आदिवासी समाज के सर्वमान्य नेता बने। इसमें कोई गलत बात नहीं। सवाल है कि क्या इसकी शुरुआत बंगाल और असम विधानसभा चुनाव से होगी। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में 16 सीटें आदिवासी रिजर्व है। बंगाल में 40 जनजातियां रहती हैं, जिनकी कुल आबादी 52,96,963 है। इनमें संताल आदिवासी समाज के सर्वाधिक 51.8% लोग रहते हैं। बाकी उरांव 14% और मुंडा 7.5% से थोड़ा ज्यादा यानी 7.8%। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद संताल आदिवासी समाज से आते हैं। झारखंड में इस पार्टी के अधिकांश विधायक भी संताल आदिवासी समाज से संबंधित हैं। बंगाल के कुल 12 जिलों में सक्रिय झारखंड मुक्ति मोर्चा के करीब 10,000 कार्यकर्ता वहां सक्रिय हैं। झामुमो ने बंगाल के सीमावर्ती जिलों में स्थित विधानसभा सीटों के अलावा आदिवासी आरक्षित सीटों में कम से कम 14 पर उम्मीदवार उतारने की इच्छा जाहिर की है, जताई। पार्टी ने अपनी इच्छा से टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को अवगत करा दिया है। इसका मतलब हुआ कि झामुमो बंगाल में टीएमसी से गठबंधन चाहता है। जाहिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल में संताल आदिवासी समुदाय के मतदाताओं पर फोकस करेंगे। इसके लिए हाल ही में झारखंड में लागू पेसा कानून का सहारा लिया जा सकता है। झामुमो यह समझाने का प्रयास करेगा कि संविधान प्रदत्त जिस कानून से किसी राज्य में आदिवासी मूलवासी के संसाधन और स्वशासन संबंधी अधिकार सुरक्षित होते हैं, उसे बीते 25 वर्षों में पहली बार लागू करने की हिम्मत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिखाई। यदि वह झारखंड में आदिवासियों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं तो बंगाल में भी आदिवासियों के नेता बन सकते हैं। यदि वह झारखंड में बीजेपी को लगातार 2 बार पराजित कर सकते हैं तो बंगाल और देश भर में ऐसा कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो ने बंगाल में अकेले उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था, जिस पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बिफर पड़ी थी। उनकी नाराजगी का आलम ऐसा था कि झामुमो ने कदम पीछे खींच ली और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी के पक्ष में आदिवासी इलाकों में वोट मांगा। अब झामुमो चाहता है कि वह टीएमसी के साथ गठबंधन करके झारखंड से लगती सीमावर्ती जिलों के अलावा सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवार उतारे। झामुमो का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कद और सियासत में नई सनसनी, कल्पना मुर्मू सोरेन का स्टार पावर कहीं न कहीं टीएमसी को भी फायदा पहुंचाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दूसरा लक्ष्य असम चुनाव में उम्मीदवार उतारने का है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि हालात का आकलन करने के लिए 4 सदस्यीय टीम बहुत जल्द असम का दौरा करेगी। पार्टी यहां 1995 से चुनाव लड़ती आई है। असम की 126 विधानसभा सीटों में 19 आदिवासी आरक्षित सीटें। झामुमो की निगाह इन्हीं आदिवासी सीटों पर है। झामुमो का दावा है कि वह न केवल इन आदिवासी सीटों पर जीत सकता है, बल्कि अन्य सीटों पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करिश्माई सियासी शख्सियत की बदौलत सहयोगी दलों को फायदा पहुंचा सकता है। यहां आदिवासियों की आबादी 38,84,371 है। यह कुल जनसंख्या का 12.44% है। यहां संताल आदिवासी समुदाय की भी अच्छी आबादी। हाल ही में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने टी ट्राइब को एसटी दर्जा दिया है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां भी आदिवासियों को बताने का प्रयास करेगा कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 25 वर्षों में पहली बार राज्य में पेसा कानून को लागू किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सियासी शख्सियत कितनी बड़ी है, इसे साबित करने को पेसा कानून ही एकमात्र जरिया नहीं। झारखंड में 2019 और 2024 में लगातार 2 बार बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को करारी शिकस्त देकर वह कम से कम झारखंड में सर्वमान्य बड़े आदिवासी नेता बन चुके हैं। हालांकि बिहार में आरजेडी ने सीटों से वंचित करके इस दावे को थोड़ा झटका जरूर दिया, लेकिन झारखंड में लगातार 2 कार्यकाल में बीजेपी को सत्ता से दूर रखना कोई छोटी बात नहीं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन ने बीजेपी को केवल सत्ता से दूर नहीं किया, बल्कि उसे सीटों से भी वंचित किया है। 2019 में 25 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में 22 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा की सभी सुरक्षित सीटें गंवाई और विधानसभा में 28 में से केवल 1 एसटी आरक्षित सीट पर जीत मिली।
अब पेसा कानून को लागू करने के बाद झामुमो निश्चित रूप से इसका सियासी लाभ उठाना चाहेगा। हालांकि चुनौतियां कई हैं। पेसा नियमावली की अधिसूचना पर कई सवाल हैं। पूर्व पंचायती राज निदेशक कहती हैं कि इसमें रूढ़िजन्य शब्द को हटाकर पेसा कानून को कमजोर किया गया है। उनका दावा है कि उनके कार्यकाल में पेसा नियमावली का जो ड्राफ्ट तैयार होकर विधि विभाग से स्वीकृत हुआ था, उसमें और लागू की गई नियमावली में जमीन आसमान का फर्क है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पेसा नियमावली के नाम पर आदिवासियों को दिया गया धोखा करार दिया है। दूसरे अन्य आदिवासी संगठन ने भी पेसा नियमावली में रूढ़िजन्य और धार्मिक शब्द को हटाने पर आपत्ति जाहिर की है और पेसा कानून के नाम पर पंचायती राज व्यवस्था को ही थोपने का आरोप लगाया है। अभी तो पेसा कानून लागू हुआ है, इसे जनता को समझाना है, जिसके लिए जागरूकता अभियान चलेगा। झारखंड में पेसा कानून के प्रभाव, फायदे और नुकसान का आकलन करने में वक्त लगेगा और बंगाल असम के चुनाव तो कुछ ही महीनों में है। ऐसे में पेसा कानून लागू करने का चुनावी फायदा झामुमो या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कितना मिलेगा, कहना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, आप पेसा से होने वाले संभावित फायदे का आकलन अगर आप करना चाहते थे और इसका आकलन इस वीडियो से अगर आपको हो गया हो, आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शख्सियत में, उनके कद में पेसा के माध्यम से उनकी बढ़ोतरी का अगर आप आकलन करना चाहते थे और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप निष्कर्ष पर पहुंच पाए हो, तो इस वीडियो को झारखंड सहित देश के अलग अलग हिस्सों तक भेजिए। अपने दोस्त यार साथियों को भेजिए और बताइए कि पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से ही क्या प्लान कर रहा है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो का बटन है, बटन दबाइए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है मनीष और इस खबर, रिसर्च, कंटेंट और स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। शुक्रिया।